नमस्कार, प्रखर आवाज़ के शो में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमानी अदिति सिंह। उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अब तेज हो चुकी हैं। हर एक पार्टी अपनी अपनी रणनीति बनाने में लगी हुई है। आज हम रुख करते हैं प्रयागराज के शहर दक्षिणी में। क्या होंगे मुद्दे और आने वाली पार्टियां और उम्मीदवार अपने किन किन मुद्दों पर जनता के बीच जाएंगे, इन सभी मुद्दों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हैं हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के वर्तमान महासचिव प्रभाशंकर मिश्रा जी। तो आइए बात करते हैं प्रभाशंकर मिश्रा जी से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आप किस पार्टी से अपनी उम्मीदवारी पेश करने जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी से। और बहुत सारे शहर दक्षिणी में बहुत सारे पहले से ही कार्यकर्ता हैं जो कि सीट की या टिकट की डिमांड कर रहे हैं। अगर ऐसे में उनको टिकट ना मिल करके आपको टिकट मिले तो क्या आपको नहीं लगता कि कार्यकर्ताओं में विद्रोह हो सकता है या कुछ समस्याएं आ सकती है पार्टी को? ऐसा नहीं, पार्टी से जो भी टिकट का दावेदार होता है या टिकट मांगता है, पार्टियां उस पर मंथन करती है। फिर अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का होता है। जो उनका निर्णय होगा वो सभी कार्यकर्ताओं को मान्य होगा। सभी मान्य होगा। तो पैरासूट कैंडिडेट से कोई प्रॉब्लम नहीं? नो, हम पैरासूट नहीं, हम समाजवादी पार्टी में शुरू से ही रहे। और जहाँ तक व्यक्तिगत मेरा सवाल है, मैं किसी अन्य पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं रहा। तो आप शुरू से लगे रहे हैं, इस वजह से आपको उम्मीद है कि कोई समस्या नहीं होगी। आपका मुद्दा क्या होगा? देखिए, राजनीति वर्तमान समय में महंगाई है, बेरोजगारी है, करप्शन है, वो चाहे नगर निगम का हो चाहे अन्य विभागों का है, तो बहुत सी ऐसे एजुकेशन का है। शहर में इतने प्राइवेट कॉलेजेज हैं, मनमानी फीस है, तो बहुत ऐसी सारी चीज़ें हैं जिस पे हम लोग मिल के उनको समस्याओं के निस्तारण के लिए देखा जाएगा। ये तो चुनाव के बाद की बातें हैं। आप खुद एक एजुकेटेड पर्सन हैं और एक एडवोकेट भी हैं, तो और आपने एजुकेशन का मुद्दा उठाया। मैं एजुकेशन से थोड़ा आगे बढ़ूंगी और बेरोजगारी पे आऊँगी। इस समय यूपी में बेरोजगारी का क्या हालत है ये सबको पता है। सरकारें चाहे जितना भी दावा करें, इसको आप अपने तरीके से कैसे टैकल करेंगे? नहीं, बेरोजगारी प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में, क्योंकि जो एजुकेशन है वो स्वरोजगार परक नहीं है। और किसी भी विषय पर जैसे एजुकेशन अगर रोजगार परक हो तब तो जो बच्चा जिस क्षेत्र में जाना चाहता है वहीं से अपनी लाइन क्लियर कर ले। लेकिन चूँकि हमारे यहाँ शिक्षा और रोजगार दोनों में डिफरेंस है, इन सब चीज़ों में बच्चे बाद में उन्हीं परिस्थितियों में उलझ जाते हैं और असफल होते हैं। तो उसी में आत्महत्या, फ्रस्ट्रेशन, कई बीमारियों के शिकार भी हो जाते हैं। तो हमारा मानना है कि शिक्षा रोजगार परक होनी चाहिए इंटरमीडिएट के बाद। तो आपका ये मानना है कि कुछ मतलब एजुकेशन सिस्टम में भी बदलाव लाना जरूरी है। आपको क्या लगता है आपका मुख्य प्रतिद्वंदी कौन हो सकता है? हमारी मुख्य प्रतिद्वंदिता किसी से नहीं, क्योंकि मेरी लड़ाई भाजपा के से है। और भाजपा केवल झूठ बोलना, र्यूमराइज करना, मुद्दों से भटकाना, धार्मिक आधार पर राजनीति करना, तो जो ये पार्टी की छवि है और जो इनकी लाइन लेंथ है, हमारी उसके खिलाफ लड़ाई है, व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। आप खुद बोल रहे हैं कि आपकी लड़ाई सिर्फ भाजपा से है। तो शहर दक्षिणी के वर्तमान जो विधायक है वो नंदी हैं। नंदी इससे पहले 1-2 बार चुनाव जीत चुके हैं, अन्य पार्टियों से भी लड़े हैं, जीते हैं, यानी उनके पास एक राजनीतिक पृष्ठभूमि है। और आप नया राजनीति में जा रहे हैं, आपको थोड़ा चुनौती महसूस हो रहा है? नहीं, देखिए, विधानसभा का चुनाव लोकल मुद्दे पे, प्रदेश के मुद्दे पे, इन सब मुद्दों पे होता है। जो भी आदमी लड़ता है वो पहली बार ही लड़ता है, पहली बार हारता है, पहली बार जीतता है। ये बहुत गौड़ मुद्दा है। भाजपा से वो अब चुनाव लड़ रहे हैं, इसके पहले बसपा में थे, कई पार्टियों में थे। तो हर चुनाव की एक अलग तस्वीर होती है और हर चुनाव जीरो से शुरू करना पड़ता है। तो कोई आदमी ये मान ले कि मेरा पहले चुनाव में ये था
मेरा इतना वोट था। तुमने देखा होगा राजनीति में कि हर कैंडिडेट चाहे वो जहाँ का हो 40,000 पा के जीत जाता है, 80,000 पा के हार जाता है। तो हर चुनाव का अलग चुनाव होता है और जो भी चुनाव आप लड़ेंगे वो जीरो से लड़ेंगे। यानी राजनीतिक पृष्ठभूमि ज़्यादा। राजनीति में राजनीतिक पृष्ठभूमि की कोई महत्ता नहीं। एक जोड़ी चली है योगी मोदी की, उसमें बीजेपी कई बार योगी और मोदी के लहर में लोग जीत जा रहे हैं सिर्फ, और आप सपा से, सपा को एक 2017 के बाद एक नई तरीके से लड़ाई लड़नी पड़ी है, ग्राउंड पे आना पड़ा है। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष भी ग्राउंड पर है, तो आपको क्या लगता है बीजेपी से कितनी टक्कर मिलेगी? नहीं, बीजेपी देखिए, र्यूमर अफवाह अब आदमी का करिश्मा एक बार चलता है। राजनीति में ये चीज़ परमानेंट नहीं होती। अच्छा। आप किसी व्यक्ति विशेष को बेवकूफ़ एक बार बना सकती हैं, परमानेंट नहीं बना सकती, क्योंकि आपका पोल खुल जाएगी। जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, 2017 में इनकी गवर्नमेंट थी, 17 तक एंटी इनकम्बेंसी थी। मोदी जी का करिश्माई नेतृत्व जो बताया जाता है, झूठ का पुलिंदा। तो चूँकि सरकार उनकी थी, एंटी इनकम्बेंसी आपकी चल गई, आज वही दशा आपकी। अच्छा। आज सरकार में बीजेपी है, योगी मुख्यमंत्री हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी इनके साथ है, सपा के साथ नहीं है। उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। यानी सरकार की जो गलतियां हैं उसका फ़ायदा सपा हमें उठाएगी। क्या सिर्फ इन्हीं दो पार्टियों में लड़ाई है या अन्य पार्टियां भी लड़ाई हर में? पार्टियां अपना लड़ती है, लेकिन जनता, जहां तक मेरा मत है कि जनता इस बार सपा को पूर्ण बहुमत से चुनाव जिताने जा रही है। अच्छा, अगले आगे बढ़ें तो आप सपा से आते हैं और सपा के एक सेलेक्टिव वोट बैंक है। ऐसे ही भाजपा जो आपकी मुख्य प्रतिद्वंदी है उसकी भी एक सेलेक्टिव वोट बैंक है, लेकिन भाजपा की वोट बैंक थोड़ी नाराज़ लग रही है इस बार। तो आपको लग रहा है कि उसका फ़ायदा आपकी पार्टी उठा पाएगी या वो वोट नोटा पे जा सकता है, इसका डर लग रहा है? नहीं, देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी से नाराज़ होता है तो जिससे उसको लगता है कि फ़ायदा ये गवर्नमेंट देगी, वो उसमें जाता है। नोटा कहते ज़रूर लोग हैं, लेकिन अभी आपने चुनाव देखा है, चाहे वो पश्चिम बंगाल का हुआ हो, बिहार का हुआ हो, नोटा में कितने बटन दबाए जाते हैं, रेयर एंड रेयरेस्ट। तो नोटा से बहुत प्रभाव नहीं, जनता जागरूक है, वो किसी को जिताएगी, किसी को हराएगी। नोटा पे बहुत जनमानस के जाने का प्रश्न ही नहीं होता है। थोड़ा सा वोट बैंक्स की बात कर लेते हैं। आप ब्राह्मण समाज से आते हैं और ब्राह्मण समाज का जो वोट, जो कि माना जाता है कि ट्रेडिशनली ये बीजेपी का है, ठीक, और आप ब्राह्मण समाज से, तो आपको लग रहा है कि आप बीजेपी के वोट्स काट करके अपने फेवर में ला सकते हैं, वो भी शहर दक्षिणी? देखिए, ब्राह्मण बुद्धिजीवी कौम है, ब्राह्मण किसी की बंधुआ मजदूर नहीं। ब्राह्मण गवर्नमेंट बनाती है, बिगाड़ती है। ब्राह्मण जिसकी चाहेगा उसकी सरकार बनाएगा और जिसकी नहीं चाहेगा उसकी नहीं बनेगी। ये ब्राह्मणों का दम होता है। अगर कोई व्यक्ति ये मान लेता है कि ब्राह्मण उसका है, तो इसकी सबसे बड़ी भूल है। ये भूल सतीश मिश्रा जी कर चुके, ये भूल कांग्रेस कर चुकी, और अब इस भूल का एहसास बीजेपी को होने वाला है। अच्छा। इस बार ब्राह्मण इनको सबक सिखाएगा और बीजेपी को हरा के बताएगा कि मैं ही सरकार बनाता हूँ। आपको ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि ब्राह्मण का जो वोट परसेंटेज है, वोट काउंटिंग की है, वो थोड़ी कम है अदर और भी वोटों के मुकाबले और भी जातियों के मुकाबले? ये एक र्यूमर क्रिएट किया गया है। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा वोटिंग करता है और सबसे ज़्यादा राजनीति को चैनलाइज करता है। ब्राह्मण की वजह से वोट कास्ट ज़्यादा होता है। अच्छा। ब्राह्मण अपने साथ कई अन्य जातियों को जोड़ के लाता है, क्योंकि ब्राह्मण वोकल कौम है। जो वोकल होगा वो वोट क्यों नहीं कास्ट करेगा? तो ये एक भ्रांति फैलाई जा रही है। अगर कोई बिरादरी सबसे कम वोट कास्ट करती है तो सवर्णों में तो है कायस्थ। ब्राह्मण सबसे ज़्यादा वोट कास्ट करता है। ब्राह्मण स्वविवेकी होता है, उसको कोई बरगला नहीं सकता। जो 5 साल का उसको अनुभव मिलता है वो उसका
अंजाम तक पहुंचाने का ज़रूर प्रयास करेगा। तो चूँकि बीजेपी को ये लग रहा है कि ब्राह्मण नाराज़ है, तो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाने का प्रयास है, लेकिन इससे ब्राह्मण में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा अब चुनावी मुद्दों की तरफ बढ़े तो जो शहर दक्षिणी है वहाँ पर व्यापारी लोग ज़्यादा हैं, ठीक, और नंदी भी व्यापारी हैं, और आप अधिवक्ता समाज से जाएंगे तो आप व्यापारियों के नस को कैसे पकड़ पाएंगे? व्यापारी बहुत दुखी है, क्योंकि देखिए एक नेता कैबिनेट मिनिस्टर और अपने आप को व्यापारी भी बताता है, तो जब धरती के सारे धंधे आप ही के पास है तो आप व्यापार करते क्या ज़रूरत थी आपको कैबिनेट मिनिस्टर और नेतागिरी करने की? नेता का मतलब होता है समाज को सही आईना दिखाना, समाज के सारे लोगों को सुखी बनाना। जब आप ही व्यापारी वर्ग में आ गए और पूरे बिजनेस पे आपका कब्जा हो गया, छोटे मोटे व्यापारियों का आपने शोषण किया, आपका व्यापार आसमान पे चल रहा है, कोविड-19 में और व्यापारियों को घाटा, यहाँ तक कि बेचारे आत्महत्या करने को मजबूर हैं, लेकिन नंदी का आटा घाटा में नहीं है, नंदी का आटा आसमान में चल रहा है, हवाई जहाज़ उड़ा रहा है, और व्यापारी का आटा बेचारे का घाटे में चल रहा है। तो व्यापारी उनसे ये प्रश्न पूछना चाह रहा है कि कौन सा ऐसा बिजनेस मोदी और योगी ने आपको बताया जो रातों रात आप अनिल अंबानी के बगल खड़े हो गए? तो वही बिजनेस और व्यापारियों को बता दो, वो भी बेचारे अरबपति हो जाए। अच्छा, तो व्यापारी अपना बदला नंदी से लेगा और इसका जो लाभ है वो सपा को मिलेगा। आप बोले कि इसका लाभ सपा को है, लेकिन 2017 से पहले तो प्रदेश में, राज्य में सपा की ही सरकार थी और सपा सरकार पर भी कहीं ना कहीं तुष्टीकरण का आरोप लगा था। तो इस बार उसके नुकसान नहीं होंगे या जनता परेशान हो चुकी है? क्योंकि आपने झूठी भ्रांतियां समाज में फैलाई कि सपा तुष्टीकरण की राजनीति करती है। आज वो तुष्टीकरण योगी पे चल रहा है। आपका खुला खेल जनता देख रही है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसिंग में आपका ये भी कार्ड चला, अब ये कार्ड आप पे है, तो अब आप उसी तुष्टीकरण के कार्ड से भयभीत हैं। समाजवादी ने तुष्टीकरण की नीति नहीं अपनाया था कभी, लेकिन चूंकि एंटी इनकम्बेंसिंग में आपने एक नारा दिया और आपका चल गया, आज वही नारा आप पे सुपरहिट बैठ रहा है, तो आपको दर्द हो रहा है। तो यानी कि ये विपक्ष द्वारा फैलाई गई हुई भ्रांति थी आपकी पार्टी ना? कभी समाजवादी उसका नाम है, समाजवादी नाम है और समाजवादी का। आपको अपनी जनता को अगर संदेश देना होगा तो क्या देंगे? हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्व समाज की बात करते हैं, एक समाज की बात नहीं करते हैं। उनका विजन क्लियर है। उनकी पार्टी में आप देख लीजिए, हर जाति का और हर समाज का अभी जो गठबंधन हुए हैं, छोटी छोटी पार्टियों को उन्होंने पूरा मौका दिया और अपनी सीटों का बलिदान किया और खुशी से किया, कोई दबाव में नहीं किया। तो आप उनका दिल देखिए कि वो बिफोर इलेक्शन उन्होंने राजभर कहाँ थे? बीजेपी में थे। अखिलेश जी ने उनका स्वागत किया, संजय चौहान अलग लड़े थे, उनका स्वागत किया, यहाँ तक कि पल्लवी पटेल तक को उन्होंने मौका दिया, जयंत चौधरी को उन्होंने मौका दिया, शिवपाल जी को उन्होंने पुनः। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का दिल देखिए, उनको सत्ता से ज़्यादा समाज की चिंता, और सारे समाज को जोड़ के जो आदमी चुनाव लड़ने जा रहा हो उसके ऊपर तुष्टीकरण का आरोप वो व्यक्ति लगाए जो केवल जाति विशेष को ही लाभान्वित किया हो, उन्हीं के साथ पूरा राजनीति का फायदा हानि देखा हो। आप पूरे प्रदेश में देख लीजिए, केवल एक जाति विशेष, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी में हो, चाहे राजनीति में हो, हर जगह अगर वो अपराधी भी रहा है तो उसको बख्श दिया गया, उसको अच्छी छवि का बताया गया। तो चूँकि इनकी जो तुष्टीकरण की नीति है वो जनता जान गई है, सरकार जा रही है। अखिलेश यादव जी का विजन क्लियर है, सर्वधर्म सर्व समाज, सारे छोटे लोगों को
अपने साथ लेना। तो जिस मुख्यमंत्री का विजन क्लियर हो तो जनता उसके साथ ऑटोमेटिक आ जाएगी। और युवा वर्ग की खास पसंद है। मैं जैसा व्यक्ति राष्ट्रीय अध्यक्ष से प्रभावित होकर पार्टी में आया। अभी जो आपकी पार्टी है वो वर्तमान सरकार को अनुपयोगी सरकार कहती है, वहीं जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो आपकी एक सेलेक्टिव वोट बैंक है मुस्लिम समाज, उनके ऊपर कुछ टिप्पणियाँ करती है। उन टिप्पणियों पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, किसी समाज पे टिप्पणी करना गलत, अनैतिक है। जैसे यादव जी ने तो किसी पे कोई टिप्पणी नहीं की। आप हिंदूवाद की बात करते हैं, तो अगर आप हिंदूवाद की बात करते हैं तो हिंदूवाद दिखना चाहिए। आप वोट की राजनीति के लिए योगी ने क्यों उसको अल्पसंख्यक का मंत्री बनाया है? मुस्लिम रजा को आपने क्यों बनाया? इसलिए बनाया ना कि मुस्लिम समाज को आप, अखिलेश यादव हिंदू हैं, ऐसा तो है नहीं कि मुस्लिम समाज से आते हैं। तो कोई एक समाज अगर किसी नेता को पसंद करता है तो ये तो इसकी खूबी है। आपको क्यों नहीं पसंद करता, ये आपकी ना खूबी है। तो अगर किसी की चाहत कहीं है और इसके ऊपर आरोप लगाना, ये तो मूर्खता का परिचय है। भाई, मैं हिंदू हूँ, अगर सिख समुदाय मुझे बहुत मानता है तो इसका मतलब कि मेरी खूबी है। इसमें आपको खुश होना चाहिए कि निंदा करनी चाहिए? अब चूँकि अल्पसंख्यक समाज आपको नहीं मानता, तो आपके जितने भाषण हैं, जितना केंद्र बिंदु है, केवल एक समाज है। तो ये तो आप, इसका परिणाम आपको भुगतना है, हमको थोड़ी भुगतना है। इसमें अखिलेश यादव का दोष क्या है? भाई, अखिलेश यादव ने तो ये कहा नहीं कि मुस्लिम समाज बीजेपी को वोट न दे। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि सत्ता पक्ष खुद एक बार अपने को देखे, गिरेबान में झांक के दे। सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है, अगर आप उनको नहीं खुश कर पा रहे हैं तो कमी आपकी है ना। आपको अब ये कहने का मौका नहीं कि अगर मेरे पास शासन सत्ता होती तो मैं इनको भी ओबलाइज करता। अगर आप उनको ओबलाइज नहीं करने पाए तो ये आपकी नाकामयाबी है, अखिलेश यादव की नहीं है। यानी सत्ता पक्ष पर आप आरोप लगा रहे हैं। सर, आपने अपने बिजी शेड्यूल में से हमें समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे प्रभाशंकर मिश्रा। प्रभाशंकर मिश्रा जी ने अपने मुद्दों पर बातें की, किन किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएंगे और किन किन मुद्दों पर अपने विपक्षी पार्टियों को घेरेंगे। इतना ही नहीं, सेक्युलरिज्म की बातें हो या फिर वोट बैंक की बातें हो, हर एक बातों पर आपने अपनी बातों को बड़ी ही मुखरता के साथ रखी। तो इसी तरीके के जनप्रतिनिधियों के व्यूज़ को जानने के लिए बने रहें हमारे साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद।